ठीक, तो 16 महाजनपद थे, एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। 16 महाजनपदों में सबसे जो महत्वपूर्ण महाजनपद था वो मगध था, और मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक है, इसमें जो वंश स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश जो था, इसके महत्वपूर्ण शासक थे आपके जरासंध। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। जरासंध जो है वो आपको कहाँ दिखाई देते हैं? तो महाभारत काल में अगर हम देखें तो जरासंध हमें दिखाई देते हैं। फिर दूसरा जो वंश आता है वो है हर्यक वंश। यहीं से आपका इतिहास एक्चुअली महाजनपद काल का शुरू होता है, जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम देखते हैं। इसके संस्थापक कौन थे बताएं आप लोग? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, और उदयन के बाद अंतिम शासक नागदशक। याद है आप लोगों को? तो ये बिंबिसार संस्थापक थे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने कर दी थी। उनका बेटा उदयन था, और अंतिम शासक के रूप में हम नागदशक को देखते हैं। और हमने कैसे कनेक्ट कराया था? नाग को नाग ने मारा, तो नागदशक को शिशुनाग ने मारा। और शिशुनाग कौन था? इनका सेनापति या अमात्य था, जिसने नागदशक की हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के बाद इनका बेटा कौन आता है? कालाशोक। कालाशोक को हम किस नाम से जानते हैं? काकवर्ण के नाम से जानते हैं। और इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जबकि अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बाकामी हुआ करते थे। ठीक, और इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन नाम के हम 3 लोगों को देखते हैं, एक महावीर स्वामी के बड़े भाई, ठीक, एक नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, और एक नंदीवर्धन, वेरी गुड, प्रद्धोत वंश के अंतिम शासक। तो ये 3 नंदीवर्धन हैं, जिनमें से हम बात कर रहे हैं शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन की। अब नंदी की हत्या नंद ने की, याद है आप लोगों को? तो नंदी की हत्या नंद ने की, यानी महापदम नंद ने की। और महापदम नंद ने कौन सा वंश स्थापित किया? नंद वंश। ठीक, तो महापदम नंद ऐसा माना जाता है कि ये पहला शूद्र वंश था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनके टाइटल तो याद करिए। सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाले, द्वितीय परशुराम या भार्गव, एकराट, एक छत्र। ये सब किसके टाइटल थे? महापदम नंद के टाइटल थे। इनके 8 बेटे थे, इनमें से एक धनानंद था। और इनके दरबारी जो थे, दरबारी विद्वान या कोर्ट स्कॉलर कौन थे? पाणिनि थे। पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पे टीका, ठीक है, किसने लिखा था? पतंजलि ने। किस नाम से? महाभाष्य के नाम से। वेरी गुड। तो ये तो हुई बात। फिर धनानंद आता है। धनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का, महापदम नंद का बेटा था। किसका समकालीन था? अलेक्जेंडर या सिकंदर का समकालीन था। इसको किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप लोगों को याद हो ये कहानी कि इन्होंने आचार्य चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी। उसी के चलते आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इनका किस्सा खत्म करा दिया था। ठीक, फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं ये। ठीक है, इस वंश में आगे कौन आते हैं? बिंदुसार, इनका बेटा। तो चंद्र, बिंदु, और इसके बाद अशोक। बिंबी और बिंदु में अंतर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये कौन है? बिंदुसार, और ये कौन है? बिंबिसार। ठीक, तो बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार को और क्या नाम दिए थे हमने? अमित्रघात। याद आ रहा है? मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हमने कहा था एक और नाम है इनका बिंबिसार का, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, सिंघसेन। सिंघसेन किसका नाम था? बिंदुसार का ही नाम था। जैन ग्रंथों के अनुसार इन्हें सिंघसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अब मज़ेदार बात ये थी, पता है ये कैसा प्रश्न हो गया? जैसे हिंदी में अगर आपसे कमल के पर्यायवाची पूछें तो हम सब लिख देंगे, लेकिन अंदर जाके पूछ ले तो कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि हाँ यार ये है किसका। तो वैसे ही क्वेश्चन ये क्या था? बिंदुसार की जगह क्या लिख के पूछ लिया उसने? सिंघसेन। एक बार अमित्रघात के नाम से भी प्रश्न आया है। तो अमित्रघात, सिंघसेन, बिंदुसार एक ही पर्सनैलिटी हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ के लिए तैयार रहें। कोई ज़रूरी नहीं है आपसे किसी दिन सर्व छत्रांतक के नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा, या द्वितीय परशुराम के नाम से, या एक राट एक छत्र के नाम से।
तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये महापदम नंद ही हैं। अच्छा, और बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश पीएससी ने काकवर्ण करके पूछा। अब अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो पता चले कुणिक लिखे आया कोई। काकवर्ण कौन था? कालाशोक। और कुणिक कौन था? अजातशत्रु। तो इनके थोड़ा सा, और श्रेणिक कौन था? बिंबिसार। तो श्रेणिक या श्रोणिक कौन है? बिंबिसार है। कुणिक कौन है? इनका बेटा अजातशत्रु है। और काकवर्ण कौन है? कालाशोक है। ठीक है। और सिंहसेन कौन है? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं। और ठीक है, अमित्रघात कौन है? बिंदुसार है। तो इनको आपको ध्यान रखना। और फिर एक और बात क्या, सर्वछत्रांतक, द्वितीय परशुराम, एकराट, एक छत्र, ये सब कौन है? महापदम नंद। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पाणिनि से, ठीक है, तो पाणिनि का अगर प्रश्न आया है तो पाणिनि को कैसे डील करेंगे, थोड़ा जो पढ़ा है उसी के बेहाफ में बताने की कोशिश करिए। हाँ जी। और कोई बोले? और थोड़ा स्पेसिफाई, मतलब अच्छा प्रयास है लेकिन एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो जिसकी यहाँ बहुत नीड नहीं है और हम कुछ और लिख सकते हैं। बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको जब पाणिनि लिखना हो तो आप शुरू ही यहाँ से करिए, व्याकरणाचार्य या संस्कृत के व्याकरणाचार्य, संस्कृत ग्रामरियन थे। अब इनकी बुक या रचना क्या है? अष्टाध्यायी। और उसके आगे क्या लिख देंगे? संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की पुस्तक, संस्कृत ग्रामर की बुक है ये। फिर आप बताएंगे किसके दरबारी विद्वान व मित्र? तो कोर्ट स्कॉलर एंड फ्रेंड ऑफ महापदम नंद। तो महापदम नंद के दरबारी विद्वान व मित्र। इन पॉइंट्स पे आप, जैसे अब जब आप अष्टाध्यायी से महाभाष्य पे जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि महाभाष्य बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महाभाष्य से इनका क्या लेना देना है सच डायरेक्टली। क्या है? इनकी जो अष्टाध्यायी है उस पर महाभाष्य लिखा गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में हम उसे दे सकते हैं, लेकिन व्याकरणाचार्य जरूर बताइए क्योंकि पहली व्याकरण इन्हीं ने शुरू की है। ठीक है, तो अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, व्याकरणाचार्य हैं या संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं, संस्कृत ग्रामेरियन हैं। एक पॉइंट, इनकी रचना, अगर कन्फ्यूजन है, भूलभाल जाओ, लिख सकते हो, कोई जल्दी, कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब हम नहीं लिख सकते। तो व्याकरणाचार्य या संस्कृत के व्याकरणाचार्य, संस्कृत ग्रामेरियन। दूसरा पॉइंट, इनकी रचना या टेक्स्ट अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत ग्रामर की या संस्कृत व्याकरण की पुस्तक, बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। और इसके बाद तीसरी बात, कौन थे, कहाँ थे ये? तो महापदम नंद के दरबारी विद्वान व मित्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोर्ट स्कॉलर एंड फ्रेंड ऑफ महापदम नंद। फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखता है तो अष्टाध्यायी पर टीका, चूंकि इनकी बुक है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पे कमेंट्री या टीका किसने लिखा? पतंजलि ने। और नाम क्या दिया? महाभाष्य नाम दिया। ठीक है, तो पढ़ते समय आपको थोड़ा इंटरप्रिटेट करना है कि चीज़ें हम किस तरीके से, क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं कि जहां हम भूल भाल जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? पतंजलि या महाभाष्य? पतंजलि को कैसे लिखेंगे? अच्छा, थोड़ा प्रयास करें। पतंजलि अगर आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं? पतंजलि। तो पतंजलि को कैसे लिखेंगे? इन्हीं चीज़ों को यूज करो जो पाणिनि में की हमने। पाणिनि में क्या किया हमने? पाणिनि में समझ में आई? संस्कृत ग्रामर या व्याकरणाचार्य। यहाँ कौन है ये? सबने सुना है यार इनके बारे में, ऐसे मत करो। योग गुरु बोल दो। अब गुरु वो तो बाबा रामदेव जी को ही बोले, तो योग दर्शन के जनक। ठीक है, तो फादर ऑफ योगा फिलॉसफी। आपको पता है योग दर्शन, योग फिलॉसफी जो है वो किसकी है? पतंजलि की है। उन्हीं की योग फिलॉसफी पे बाबा रामदेव अमीर बन गए हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है? और सोचो।
अरे अभी महाभाष्य क्या थी, हम तो उससे ही कनेक्ट करा रहे हैं। महाभाष्य इनकी रचना है, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं किस पर टीका था महाभाष्य, ठीक है। तो कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पर टीका है ये। देखो कुछ भी आ जाए हम लिखने की स्थिति में हो, गेम यही है पढ़ाई का ये गेम नहीं कि रटा दिया जाए पूरे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तो होंगे। सिविल सर्विसेज बिल्कुल इतनी सरल नहीं है, आप बिल्कुल भ्रम ना रखें इस चीज़ का, क्योंकि भ्रम रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ इतनी टफ नहीं होती कि हम नहीं कर सकते, बस अंतर इतना है कि हम कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करें। और कहाँ किसके दरबारी थे, अभी तो बताया था यार, कल भी बताया, पहले भी बताया, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, ठीक है, व दरबारी विद्वान। तो कोर्ट स्कॉलर एंड पुरोहित ऑफ पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के लिए इन्होंने पता है क्या किए थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किए थे इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो पतंजलि कौन है, योग दर्शन या योग फिलॉसफी के जनक हैं ये। महाभाष्य अष्टाध्यायी पे टीका इन्होंने लिखी है, और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, ठीक है, वह दरबारी विद्वान थे। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को क्या करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। समझ में आ रही है, ये समझ में आई कि क्या बताया हमने, ग्रामेरियन या व्याकरणाचार्य, तो ग्रामेरियन है ये। और क्या है बताओ जल्दी से, दूसरी बात क्या थी रचना या पुस्तक, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो अष्टाध्यायी किसकी है, अरे है क्या, संस्कृत व्याकरण या संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत व्याकरण, व्याकरण मतलब ग्रामर, तो संस्कृत ग्रामर। और किसके दरबारी, हाँ तो महापदम नंद के दरबारी विद्वान व मित्र, ठीक है। तो कोर्ट स्कॉलर एंड फ्रेंड ऑफ महापदम नंद। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि अष्टाध्यायी पे टीका क्या कहलाता है, अष्टाध्यायी पे जो टीका है, कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी है, उसको क्या कहा जाता है, इसे हम महाभाष्य कहते हैं। तो कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी क्या कहलाता है आपका, महाभाष्य कहलाता है भाई। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करनी है एक दूसरे के साथ में। कर लो नोट, कोई बुराई नहीं है, क्या जाता है। मज़ेदार बात ये है कि अभी तो ये बहुत आसान लगता है, पतंजलि कब पाणिनि में परिवर्तित हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कृपया करके पतंजलि जी को पुष्यमित्र शुंग से कनेक्ट करना और पाणिनि को महापदम नंद से, ठीक है। देखो ऐसे समझो, पुष्यमित्र में कहीं भी अंक की मात्रा नहीं आ रही है, कहीं आ रही है, ठीक, लेकिन पाणिनि और महापदम नंद और कुछ नहीं, तो पाणिनि ना और नंद में ना, ठीक है, ना तो नंद, महापदम नंद, पदम नंद, और पाणिनि में ना, तो ना से नंद, तो ना से ना कनेक्ट करना। और यहाँ कहीं भी आपको देखिए, आप पुष्यमित्र, पतंजलि, तो आपको ये अंक की बिंदी वाला ना मत कनेक्ट कर देना, नहीं तो पता चले पतन नंद, ऐसे कनेक्ट नहीं करना है। तो क्या, नंद पाणिनि, तो पाणिनि जो थे वो महापदम नंद के दरबारी थे। चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट रखना, गलती मत करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। नोट कर लीजिए बेटा, पतंजलि योग दर्शन के जनक, फादर ऑफ योग फिलॉसफी। दूसरा पॉइंट, महाभाष्य, तो महाभाष्य क्या है, अष्टाध्यायी पर टीका, कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी। और तीसरा है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित या दरबारी विद्वान व पुरोहित, दोनों बातें भी लिख सकते हैं,
तो पुरोहित और पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। और इसी तरीके से पाणिनि में व्याकरणाचार्य या ग्रामरियन रचना अष्टाध्यायी। तो टेक्स्ट क्या है? अष्टाध्यायी। और ये क्या है? तो संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण। और नेक्स्ट पॉइंट, महापदम नंद के दरबारी विद्वान व मित्र। ठीक है, तो कोर्ट स्कॉलर ऑफ महापदम नंद, तो कोर्ट स्कॉलर एंड फ्रेंड ऑफ महापदम नंद। और फिर इनकी अष्टाध्यायी पे टीका क्या कहलाता है? महाभाष्य कहलाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसमें हमने एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिया ज़्यादा दिखाने के लिए, बट एग्जैक्टली जो पॉइंट हैं वो ये 3 ही हैं आपके। क्लियर हो गया? लाइव में बेटा क्लियर है सभी को? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? समझ में आई? दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए कि कौन कौन है? पतंजलि कौन है? योग दर्शन के जनक हैं। महाभाष्य अष्टाध्यायी पे इन्होंने टीका लिखा था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किए थे। और पाणिनि कौन है? तो नंदवंश से संबंधित हैं, व्याकरणाचार्य हैं। इनकी रचना अष्टाध्यायी है जो कि संस्कृत ग्रामर है। अगर हम देखें संस्कृत ग्रामर की पहली पुस्तक यही मानी जाती है, अष्टाध्यायी। महापदम नंद के दरबारी विद्वान व मित्र, और अष्टाध्यायी पे टीका इन्होंने लिखा था। यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी को? तो ये हमने देखिए यहाँ तक की बातें की, ये यहाँ आ गए थे हम। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो इन्हें हराएंगे और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। मौर्य वंश की क्रोनोलॉजी में कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, उनका बेटा अशोक, और अंतिम शासक बृहद्रथ। और बृहद्रथ पे बताया था, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो शुंग वंश वाले आ जाएंगे पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के बाद में इस वंश का अंतिम शासक देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? बता दो। वासुदेव ने। कुछ याद आ रहा है? अरे अभी नहीं है यार, कहाँ गया? तो साइंस है। पॉलिटी सब आ गया, ये तो वो नहीं आ रहा है। आजा, नहीं है ये तो हिस्ट्री के टेस्ट का डिस्कशन है, कहाँ चक्कर में पड़े। हाँ, ये हमने आपको बताया था। देखिए अब याद करिए, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा बिंदुसार, इनका बेटा अशोक, अंतिम शासक बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग। कौन सा वंश? शुंग वंश। और इसका अंतिम शासक देवभूति, इनकी हत्या। ठीक है, हाँ ले लीजिए ना। इनकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। तो वासुदेव किस वंश की स्थापना करेंगे? कण्व वंश की। तो वासुदेव कण्व। और कण्व वंश में मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने शासक बताए थे। पहले थे वसुदेव, दूसरे थे भूमिमित्र, तीसरे थे नारायण मित्र, और अंतिम शासक सुशर्मा। अब बार बार रिपीट करिए क्योंकि यही क्रोनोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा मटियामेट करती है लोगों का। और सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की। और कौन सा वंश? सातवाहन वंश स्टार्ट किया था। इसके बाद आपको जो एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो कौन सा वंश? सातवाहन के बाद कोशिश करो, कुषाण आएगा बस। तो एक कुषाण, कुषाण में आपको क्या बताना है? कुषाण के संस्थापक कुजुल कटफिशस, इसके बाद बिम कटफिशस, और महत्वपूर्ण शासक कनिष्क। और इसके बाद में हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधे गुप्त वंश पर। अब मैं पूछना चाहूँगा, गुप्त वंश की क्रोनोलॉजी बताई थी मैडम हमने आपको, बताइए।
देखो मज़ा तब आता है पूछने में जब आप बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि अब पूछेंगे। हाँ, आराम से बिल्कुल। श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश में हमने आपको शासकों का क्रम बताया था। जो महत्वपूर्ण शासक थे उनमें से पहले जो थे गुप्त वंश के, वो कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है भाई। घटोत्कच, ये भी ठीक है भाई। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बताए थे, बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त प्रथम की महत्वपूर्ण बात क्या थी? गुप्त संवत चलाया था इन्होंने। ठीक है, 319-320 एडी में गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम। इनका बेटा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा कि भाई कि बेटा? बेटा। समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त, बहुत बढ़िया। रामगुप्त का बेटा कि भाई? भाई। कौन था भाई? चंद्रगुप्त सेकंड, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। कुछ याद आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपको देखो बेटा कैसे करना है चीज़ें, अगर हम देखें, जैसे समझिएगा हम कहाँ पहुँचे थे, थोड़ा कनेक्ट करिए चीज़ों को। हमने क्या बोला, कौन सा वंश? सातवाहन। तो सातवाहन के संस्थापक कौन थे? पहले चीज़ों को समेट लो, नहीं तो कौन थे? शिमुक। और शिमुक ने किसकी हत्या की थी? इन्होंने की थी सुशर्मा की हत्या। और सुशर्मा की हत्या के बाद, एक्चुअली ये इनके सेनापति थे शिमुक, इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश सिर्फ आपको किस पॉइंट पे याद रखना है? एक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपनी माता के नाम को अपने नाम के साथ लगाते थे। ठीक है, ये जो सातवाहन शासक हैं, सातवाहन के संस्थापक कौन? शिमुक हैं। ठीक है, और इसके बाद एक शासक आएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इन पे मूवी बनी है बहुत बढ़िया, सातकर्णी, साउथ की, जिसने देखी हो, बहुत ही एकदम टैलेंटेड मूवी है। तो ये सातकर्णी जो है, इसको आपको ये याद रखना है कि ये जो सातकर्णी है, एक्चुअली ये सातकर्णी कौन है? ये गौतमी इनकी माता थी। नासिक अभिलेख है इनका, हम पढ़ेंगे अभी, जिन पर तब बात करेंगे। लेकिन बस यही क्वेश्चन आता है कि कौन से वंश के शासक थे जो अपनी माता का नाम लगाते थे? तो सातवाहन वंश के शासक थे। और इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। सा से सातवाहन, शीशा। शीशा मतलब इंग्लिश में लेड, तो शीशा मतलब लेड। तो देखो ऐसे याद रखना, सातवाहन, शीशा, सिक्के। तो शीशा के सिक्के कौन चला रहा है? लेड कॉइन। तो लेड कॉइन जो है वो कौन से शासक चलाएंगे? लेड के सिक्के बेटा कौन से शासक? तो सातवाहन चलाएंगे। ये क्वेश्चन भी खूब आता है। एक माता का नाम कौन प्रयोग करते थे? सातवाहन करते थे। और शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो सातवाहन शासकों ने चलाए। इनको अपन एक तरफ कर देते हैं। फिर सातवाहन के बाद हमने क्या बताया? एक और वंश, कुषाण। तो ये जो कुषाण वंश था, ठीक है, इसमें आपको 3 शासकों से मतलब है, अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो। एक है संस्थापक, ये आते हैं खूब एग्जाम में। तो कुषाण के फाउंडर कौन है? देखो ऐसे याद रख लो, का से कुषाण, का से कुजुल, कुकू, कुकू FM है ये, कुजुल कडफिशस। कौन? कुजुल कडफिशस। तो कुजुल कडफिशस किसके संस्थापक हैं? कुषाण वंश के। एक। दूसरी बात करें कि दूसरे कौन? इनका बेटा था बिम कडफिशस। ठीक है, तो बिम कडफिशस आएगा। ये सोने के सिक्के चलाने वाला है। ठीक है, और महत्वपूर्ण शासक कनिष्क। ठीक है, ये क्रम नहीं है कि पहले ये, मतलब ये तो फर्स्ट है ही, चूंकि ये संस्थापक है।
इनका बेटा ये आया दूसरे पे, लेकिन ये कनिष्क तीसरे पे नहीं थे। इनको आपको क्रम से नहीं करना है, तो क्रम में हटा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो, बाद में जाके पता चले आप क्रम में कन्फ्यूज हो जाएं। तो ये तो क्रम ठीक है कि कुजोल और बिम कटफिसस, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि महान शासक कौन थे? ठीक है, इनको हम कनेक्ट करें। देखो हमने पढ़ा पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगीति, तो ये फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, यानी कि चौथी क्या बौद्ध संगीति किनके समय हुई थी? इन्हीं के समय हुई थी। आप ऐसे समझ लो कि ये अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व हैं। और बताऊं मैं, शक संवत जानते हैं? शक संवत, ठीक है, तो शक संवत जो है इन्हीं का है। शक संवत किसने चलाया है? ठीक है, तो इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शक संवत किसका, कब का था ये? 78 AD में शक संवत जो था वो कनिष्क का ही था। ठीक है, और याद हो मैंने आपको बताए थे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन सा वंश, और सर्वाधिक अशुद्ध गुप्त वंश, और व्यक्ति के रूप में विष्णुगुप्त, और उसके बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, यही थी स्थिति। कुछ याद है? अरे यार चलो कोई नहीं। हाँ, तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए बेटा समझिए बात को अच्छे से। क्या बात कर रहे हैं हम? गुप्तकालीन साहित्य। थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर मौर्य वंश में रहे होते मुद्रा राक्षस वाले विशाखदत्त, तो इनके बारे में नहीं लिख सकते थे। देखो पहले की चीज़ें आप बाद में लिख सकते हो, कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पहले आप बाद की चीज़ें लिख पाओगे। देखो दिमाग लगाना नहीं, तो इतिहास में बहुत भयंकर ब्लंडर होता है लोगों से। जैसे ऐसे समझो, मैं आज हूँ, ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ और भविष्यवाणी की, मैं बात कर रहा हूँ व्यवहारिकता। मैं जैसे आज मैं हूँ, तो आज मैं क्या बता सकता हूँ? 2050 की घटना मैं क्या लिखूंगा? अगर लिखूंगा तो आज की या मुझसे पहले की। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दूं, मैं आपको गुप्त काल पढ़ा दूं, मौर्य काल पढ़ा दूं, तो मैंने उसकी जानकारी जुटाई और आपको पढ़ा दी। तो मैं कौन सी जानकारी आपको बता सकता हूँ? अगर मैं बुक लिखूं तो कौन सी लिख सकता हूँ? अभी और जो भूतकाल में हो चुका है तब की। तो ये दिमाग में रखना अच्छे से। अगर आपने जो सोचा, देखो कहाँ से गलती करता है बच्चा। मुद्रा राक्षस किसकी बुक? विशाखदत्त की। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लोगों को। लेकिन कहाँ ब्लंडर मारता है बच्चा? अब देखना इंटरकनेक्ट कैसे करता है। मुद्रा राक्षस किसका था? विशाख दत्त का। और क्या करेगा बच्चा? अब ये है किसकी? कैसे याद किया था अपन ने? माँ से बोलता ना मामू मत बनाओ, तो चंद्रगुप्त मौर्य पर ये नाटक था। ठीक है, मुद्रा राक्षस। अब अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य से कनेक्ट करके मुद्रा राक्षस को कहाँ भेज दिया? मौर्य वंश में, तो आपका क्वेश्चन भयंकर तरीके से गलत होने वाला है। व्यवहार देखो, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर ये मौर्य वंश में होते तो क्या ये 600-700 साल के बाद में गुप्त वंश के बारे में लिख पाते? क्या ये व्यवहारिकता में संभव था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हर हिस्ट्री के पीछे भी एक साइंस है ना, तो ये संभव नहीं था। तो ये किस काल के साहित्य में आएंगे? अभी ऐसे मत लिख। देखो अगर आपसे पूछा जाए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो मुद्रा राक्षस है। कंफ्यूजन तो यहीं से होता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिल रही है मुद्रा राक्षस से, लेकिन ये मत कह देना कि विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, क्योंकि लोग जब पता है कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, हाँ यार बता तो रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो यार कुछ तो रहा होगा इनका, और कुछ तो रहा होगा तो आप कहाँ ले जाओगे सीधे इन्हें 600-650 साल पहले, और 600 साल पहले ले गए तो फिर कहानी खत्म पूरी। तो
मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिल रही है क्योंकि ये मौर्यकाल के बारे में बता रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन ये मौर्यकालीन नहीं थे, ये कौन से काल में थे? गुप्त काल में। तो दो रचनाएं तो हम बता ही सकते हैं, विशाख दत्त की हैं, एक देवी चंद्रगुप्तम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पत्नी ध्रुव देवी और शक शासक जिन्होंने आक्रमण किया था उसकी पूरी कहानी जो है इस नाटक में बताई गई है देवी चंद्रगुप्तम में, जो कि विशाख दत्त का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर और ज़्यादा कुछ नहीं हो तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखना है कि ये समकालीन नहीं है, कंटेम्प्रेरी नहीं है, जिससे कि कन्फ्यूजन भविष्य में भी क्रिएट ना हो। क्योंकि कई बार ये दिमाग लगता है जब एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हैं तो कनेक्शन में आपका अगर दिमाग यहाँ चला गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। विशाख दत्त का एक क्या? देवी चंद्रगुप्तम। अच्छा, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा हम भी देखें आपकी बुद्धिमत्ता। और हमें पता है, आप सबको पता है, लाइव वाले भी पार्टिसिपेट करना। क्वेश्चन ये है क्या? गुप्तकालीन साहित्य आप सबने पढ़ा है, और क्या लिखेंगे? दो तो मैंने बता दी, और क्या? एक व्यक्ति अगर आपको याद हो तो पूरी कहानी निकल जाएगी उसी में। दुनिया भर का साहित्य उनने लिखा। कालिदास। भाई देखो, अब फिर से कनेक्ट करो, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, मुख्य परीक्षा का चैलेंज क्या है? आपको याद ना आए नाम। अब अगर कालिदास याद नहीं आएंगे तो उनकी रचनाएं नहीं लिख पा। और बड़ी बात, रचनाएं लिख दोगे, कालिदास ही याद नहीं आ रहे तो और भी बड़ा कांड कराए आप एग्जाम में। अब आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे, उज्जैनी के शासक थे, और इनके दरबार में नवरत्न मैं आपको बता ही चुका हूँ, याद हो मैंने कहा था इतिहास में दो ही शासक हैं, एक अकबर, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके दरबार में 9 ज्वेल्स या नवरत्न थे। और इनके नवरत्नों में कौन है? समझ में आ रही ना? कौन से? कालिदास, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर या शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आप बताओ सच्ची में, क्या बचपन से आपने कालिदास की रचनाएं नहीं सुनी है? सुनी तो हैं। क्या क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, और रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, और बोलो, दो और हैं, मालविकाग्निमित्रम, और कुछ है? 7 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। तो 7 तो हम किनकी लिख सकते हैं? कालिदास की, तो ये इसी में ऐड हो जाएंगी। देखो आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको ना बड़े सिक्के पकड़ने हैं। अगर आपके दिमाग में बड़ा सिक्का फिट हो गया तो आपके लिए मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों आसान होंगे। और अगर आपने बड़ा सिक्का ध्यान नहीं, अच्छा सोच के देखो, मौर्य गुप्तकालीन साहित्य लिखना है और किसी को कालिदास याद ना आए तो कितनी सारी किताबें उसकी छूट जाएंगी। किताबें बहुत सारी हैं। आप ऐसे समझो ना, ये कौन सा युग है? गुप्त वंश। क्या कहते हैं इसे? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। तो गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल है भैया। तो खूब प्रगति हुई साहित्य में और लिटरेचर में, साइंस में प्रोग्रेस होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो आपको देखो एम्फेसाइज कहाँ करना है, चूंकि हमें अलग से भी पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ फोकस करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों पर। अब अगर आपको नवरत्न याद रहेंगे तो क्या याद हो जाएगा आपका? अब एक तो कालिदास याद आएंगे, ठीक है, एक अमर सिंह, अगर आपको पता हो, अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है, लेक्सिकोग्राफर थे ये, ठीक है, तो अमरकोश इनकी रचना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से कि कैसे अपन को चीज़ें पकड़नी हैं, कहाँ से अपन एक दूसरे के साथ में चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक चंद्रगुप्त द्वितीय और कालिदास। और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, बरहामेर किसके समय में? इन्हीं के समय में। शून्य के आविष्कारक कौन है?
बराहमिहिर शून्य के हैं? शून्य के तो नहीं है बराहमिहिर। आर्यभट्ट किसके समय के हैं? आर्यभट्ट इनके समय के हैं, तो उनकी बुक लिख सकते हैं आप। तो आर्यभट्ट हो गए, बराहमिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, ये सब इन्हीं के काल के हैं। किसके? तो आपके पास मौका कहाँ होगा गेम खेलने का कि आप चीज़ों को पकड़िए, बस थोड़ा सा पकड़ लीजिए तो आप आंसर लिख ले जाएंगे। और विश्वास मानो कई बार तो पता क्या होता है, किताबें पढ़ के भी हम ये नहीं पता होता हमें कि ये गुप्त काल की हैं। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपसे, बताना आप में से किसी ने गलत किया था, क्वेश्चन बताया था विष्णु शर्मा की बुक क्या थी, किस समय की होगी? इन्हीं के समय की है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो आप बड़ा कैसे कर सकते हो, देवी चंद्रगुप्तम को आप फैला दोगे इनका रायता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था और किसको? ध्रुव देवी को बचाया था और इसकी हत्या की थी, और उसी के उस उपलक्ष्य में इन्होंने सकारी का टाइटल लिया था। और अभी मैंने एक बुक बताई थी क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी बुक थी? कालिदास की। ठीक है, तो अब ये किनकी प्रेम कहानी है? वो नहीं, वो मालविका अग्निमित्रा में। देखो गलती नहीं कर, शकुंतला के पति कौन थे? खूब सुना है आपने, घर में इतना सुनते हैं इसको। कौन थे शकुंतला के पुत्र? पुत्र नहीं, अरे राजा दुष्यंत और शकुंतला। देखो पता है क्या है, मतलब मैं बोलूँ ना, मिलते जुलते नामों से सावधान। भले आपको जो भी लग रहा हो, अभी चीज़ें हो सकता है आपको लग रहा होगा इतनी सारी एक ही दिन में पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगी। पकड़ना सीखेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। आप अगर ये सोच रहे हैं ना आप रेंगते रहेंगे, तो रेंगते रहने से नहीं एकदम से एग्जाम निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो आप बात कर रहे हैं मालविका अग्निमित्रम, तो ये है मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। किन किन की? एक तरफ मालविका, एक तरफ अग्निमित्र। तो मालविका और अग्निमित्र के बीच की जो प्रेम कहानी है वो है आपकी मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, और दुष्यंत और किनकी? शकुंतला। ठीक है, वो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो इनके हम अंदर जा सकते हैं। एक रचना है मृच्छकटिकम। ठीक है, पूछा गया था कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल दूं। प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की किताबें छूटी तो पेपर लुट गया, ऐसे समझ लो सीधे शब्दों में बोलें तो। किताबें गई मतलब पेपर डूब गया। किताबें आती हैं और खूब। मृच्छकटिकम अगर सुनी हो किसी ने, इसको बोलते थे मिट्टी का खिलौना। ठीक है, क्या बोला जाता था मृच्छकटिकम को? मिट्टी का खिलौना। तो ये जो मिट्टी का खिलौना था ये मृच्छकटिकम है। अब मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की। ये कौन है? देखो अब एक जैसे नाम, और लोगों के शूद्रक और विशाखदत्त एक हो जाते हैं। ये क्या है? मृच्छकटिकम किसकी बुक? शूद्रक की। और मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, क्या होता है ना, तम तम ऐसे मिल जाते हैं ये नाम एक दूसरे में। तो शूद्रक, मृच्छकटिकम, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये कौन से समय के हैं ये लोग? ये गुप्त काल के लोग हैं। ठीक है, ये भी कालिदास जी भी, अमर सिंह भी, बराहमिहिर भी, आर्यभट्ट भी, ब्रह्मदत्त भी, ये कौन से पीरियड के हैं? गुप्त वंश के हैं। और अगर हमें ये समझ में आ गया कि गुप्त वंश के हैं तो इनकी रचनाएं किसके समय की होंगी? बहुत आराम से लिख सकते हैं। लेकिन मौर्य वंश पहले आया। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो फिर से चलो, कोई जल्दी नहीं है। जब तक आपके दिमाग में क्रम नहीं बैठेगा ना, गलती होगी।
बहुत शुरू से शुरुआत करें, देखो समझना, पहले इतिहास को एक नज़र डालते हैं बस 2 मिनट के लिए। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिससे कोई क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज़्यादा आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड से मतलब नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं हम वो सीधे बता देंगे, उस पर हमें फालतू मेहनत नहीं करनी है। इसके बाद जो इतिहास शुरू होता है, वास्तव में इतिहास जहाँ से शुरू होता है, तो भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है हमने भारतीय इतिहास को? देखो समझना आप अच्छे से, क्या बात कर रहे हैं? भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, IS लिख देता हूँ। अब इंडियन हिस्ट्री के 3 हिस्से क्या हैं? एक है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया यानी एंशिएंट, ठीक है। दूसरा क्या है? मध्यकालीन यानी कि मिडाइवल। और तीसरा इतिहास क्या है? आधुनिक भारत, ठीक है, यानी कि मॉडर्न इंडिया। इतनी बात सबकी क्लियर है? और अगर हम इसमें देखें तो हम प्राचीन भारत को कहाँ से देखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ तक का? हम एक ईयर दे देते हैं 712 AD। एक्चुअली 711-712 में भारत पर एक पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो सफल हुआ था। वो आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। इतनी बात क्लियर है सभी को? और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से ही, किसके? MBQ, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है ये, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके 1707, यानी कहाँ से? 712 AD से 1760 AD। और ये किसकी मृत्यु हो रही है? औरंगजेब की, ठीक है। तो इस औरंगजेब की मृत्यु का काल, मतलब बोलें कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, यहाँ तक का जो घटनाक्रम है ये मध्यकालीन भारत कहलाता है, मिडाइवल इंडिया। फिर हम आते हैं मॉडर्न इंडिया पे। तो ये 1707 से लेके, या तो हम कह सकते हैं 1950 या 1947, स्वतंत्रता तक का मान लें हम थोड़ी देर के लिए। हालांकि आधुनिक भारत में सही आंसर होता है अब तक, ठीक है, लेकिन हम फिर भी जहाँ तक हम स्वतंत्र हुए वहाँ तक की बात करें तो औरंगजेब की डेथ के बाद से लेके 1947 तक का जो इतिहास आता है, अगर हम इसे एक ईयर वाइज डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये आधुनिक भारत आता है। अच्छी बात, यहाँ सिर्फ हम 2 ही चीज़ें देखते हैं सबसे ज़्यादा, एक सल्तनत, एक मुग़ल, थोड़े से राजपूत, पूर्व मध्यकाल और छोटे छोटे कुछ वंश। मतलब बहुत ज़्यादा इतिहास इसका नहीं है उस रूप में, लेकिन आपका सल्तनत और मुग़ल ही पर्याप्त होते हैं। यहाँ जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ अगर आप बिल्कुल शुरू से थोड़ा सा सुनिए, बस लिख नहीं रहा हूँ मैं, सुनेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा। सबसे पहले हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, उसमें फिर हम आए सिंधु घाटी सभ्यता, प्री हिस्टोरिक पीरियड के आगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया आर्यों ने, एक थ्योरी दी जाती है। तो वो आर्यों का आक्रमण मतलब वैदिक काल। लिखता जाता हूँ थोड़ा और आसान होगा। क्या क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। जिनको भी बेटा थोड़ा कनेक्ट करने में अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर क्या आया? कौन सा काल आया? ठीक है, BP लिख देता हूँ मैं, वैदिक पीरियड। ठीक, वैदिक काल को 2 हिस्सों में था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ओवरऑल वैदिक काल है। वैदिक काल के बाद में कौन सा काल आता है? महाजनपद काल, यानी महाजनपद पीरियड। ठीक है, फिर से दिमाग दौड़ाओ, कितने जनपद? जनपद या महाजनपद? तो 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध, और फिर मगध के डायनेस्टी या राजवंश। तो मगध की डिफरेंट डायनेस्टी, अब मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। बताइए, सबसे पहले बृहद्रथ, फिर
हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर अरे उल्लू नहीं बनाओ, शुंग, फिर कण्व, फिर यहाँ तक तो ये एक दूसरे के हत्यारे हैं सब। इनके सेनापति अपने राजा को मारते हैं और अपना अपना वंश स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये जस्ट एकदम से आया। एक्चुअली अब क्या हो रहा है, ये बेसिकली मौर्योत्तर काल है, लेटर मौर्यन पीरियड है, समझना। यहाँ तो शक्तिशाली थे, मजाल है किसी की आक्रमण करने की। तो ये सब शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, इवन अगर हम देखें फिर क्या बताया, समझ में आ रही है, कुषाण। तो ये कुषाण कैसे हैं, ये भी मौर्योत्तर काल या लेटर मौर्यन पीरियड है। तो कुषाण वंश अब ये थोड़े से शक्तिशाली हो गए, तो इनने थोड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, स्पेशली कनिष्क ने, मतलब चाइना तक दूध भेज दिए चीज़ें की। फिर इसके बाद हमने फिर से एक बड़ा वंश कौन सा देखा, गुप्त, ठीक है। और गुप्त के बाद में आपको ध्यान रखना है वर्धन। वर्धन मतलब हर्षवर्धन वाला, ठीक है। और इसके बाद हम एंटर कर जाते हैं पूर्व मध्यकाल में, प्री मिडाइवल पीरियड में। और पूर्व मध्यकाल में क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ से अब आक्रमण शुरू होंगे। तो अभी बताया था ना 711-712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। तो ये कौन था, ये कहाँ से आया था, ये आया था अरब से। तो ये अरब आक्रमण करता है। हाँ बोलिए। जैसे कि बोलते हैं कि आर्य आए थे, तो ऐसे आर्य है क्या मतलब? आर्य का मतलब होता है नोबल, मतलब श्रेष्ठ। और आर्यों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे सबसे जो ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है आर्यंस की या आर्यों की, वो मानी जाती है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये कॉन्सेप्ट किसका है, मैक्स मुलर का। तो मैक्स मुलर ने ये कहा कि मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आर्य जो है वो कहाँ आए, भारत आए, ठीक है। और इन्होंने आक्रमण किया, और इनके आक्रमण से ही मतलब एक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक प्रिंसिपल आता है इसके तो ये कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, तो आर्यों के आक्रमण के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूँ, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने बोला था कि कहाँ से आए आर्य, बताओ किसी को पता हो, तो तिब्बत से आए, ठीक है। ऐसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए, नॉर्थ पोल से। तो कुछ कुछ विद्वान जो हुए हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित। जब हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड को तो वहाँ पे हम बताएंगे। ये जो क्रम है आपका, देखो समझना आप अच्छे से, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, लिख लेना, अभी 2 मिनट रुक जाइए। सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद काल। इसमें महाजनपद में कितने थे, 16। पढ़ना कौन सा है, अच्छा भैया 15 और नहीं पढ़ने जेठ जाना, कई किताबों में होता है। जैसे मैं बताऊं, ये एक यूनिक की बुक आती है, सुनिए किसी ने यूनिक की बुक, यूनिक पब्लिकेशन। यूनिक की बुक पढ़ने के लिए आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत है, और आपको सिर्फ कुंभ मेला देखना होगा, मतलब 12 साल लगेंगे, आप पढ़ तो लेंगे। सच में इतनी मोटी मोटी, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है चूँकि। लेकिन आपकी स्टेमिना बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप में बहुत ग्रास्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। एक एक चीज़ का आंसर है। लेकिन एक किताब रामायण है, और 3 हिस्सों में आती है सिर्फ इतिहास की। कितनी, मतलब रामायण देखी ना आपने, एकदम बढ़िया मोटी ताजी किताब, एक एक हिस्से के लिए एक बुक। तो 3 हिस्से हुए, और ये सिर्फ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। मध्य प्रदेश का इतिहास बिल्कुल नहीं है उसमें, तो वो अलग है, राजवंश अलग है मध्य प्रदेश के। तो आप समझ सकते हैं किताब बहुत अच्छी है, लेकिन आप नहीं पढ़ सकते उसे, क्योंकि आपका टारगेट है भाई 1 साल 1.5 साल में हमें सिलेक्शन लेना है। और यहाँ स्थिति
आपका इतिहास खत्म नहीं होगा 1 साल तक तो, ठीक है, तो वो नहीं पढ़नी है। तो वैदिक काल आया, महाजनपद, तो वो 15 महाजनपद मैंने वहाँ पढ़े थे, एकदम बढ़िया तरीके से दिए, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है इसमें, मगध और फिर मगध के राजवंश, क्योंकि आपके सिलेबस या प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से यही राजवंश आपके आते हैं। तो बृहद्रथ, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन, फिर कुषाण, उसके बाद गुप्त काल। मतलब आपको जो एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कबीले और वो सब हैं जो आपको एग्जाम के काम के नहीं हैं, तो उन सब से आपको मतलब नहीं है। इस क्रम में ये मतलब अगर हम देखें तो ये क्रोनोलॉजिकली भी अरेंज है, कालानुक्रम में। मतलब सबसे पहले क्या आया, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर जैसे अगर हम देखें तो वैदिक काल कब से कब तक है, 1500 BC से 600 BC तक का काल क्या कहलाता है, ठीक है। और अगर हम महाजनपद काल को बात करें तो ये 600 BC, क्योंकि ये खत्म हुआ, ये शुरू हुआ, 6वीं शताब्दी बोलते हैं हम इसे, तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस क्रम में ये चीज़ें चलती हैं। भैया लाइव क्लास वाले बच्चों, पहले आपको क्रम समझ में आ रहा है, किसी को भी क्रम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और है, अगर आपको पता है इतिहास में क्रम सही नहीं होगा तो कभी ना कभी तो आप क्वेश्चन गलत करोगे, और क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ब्लंडर करोगे, सीधे शब्द हम बोलें। क्योंकि क्या होगा, देखो अब समझना, जैसे अभी मैंने आपको बताई, क्या क्या बताई, बोलो जल्दी से। मृच्छ खटिकम, ठीक है, और हमने कालिदास बताए। अब अगर मान लो कि क्रम बदल जाए कि भैया मौर्य पहले आया कि गुप्त पहले आया, तो सब उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ मान लो ये पहले होती तो ये लिख पाते क्या ये, तो फिर वो उसी काल के होते मौर्य वाले। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इनमें भी हमें ज़्यादातर में पहला शासक, महत्वपूर्ण शासक और अंतिम शासक, इनको नहीं छोड़ना है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा आएगी आपके मध्यकालीन भारत में। जब सल्तनत काल आएगा, सल्तनत काल में 5 वंश होते हैं, इतना थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा, तो वो 5 वंश में क्रम याद रखना होता है कि पहला शासक कौन था। जैसे मैं बताऊं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 वंश थे। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो हर एक के पहले पहले शासक पूछे जाते और अंतिम शासक। और फिर मुगल वंश, तो मुगल वंश में तो भैया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 ही मेन शासक थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। देखो पिता पुत्र की जोड़ी से ही हमेशा याद रखना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उससे क्या है ना, फिट बैठते हैं, पूछ लेते हैं कौन पिता पुत्र हैं। और आपने जैसे ही कहा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, तो जैसे ही आपने थोड़ा यहाँ वहाँ किया तो पता चले जहांगीर पहले आ गए अकबर के, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसके बाद हम शुरू होते हैं उत्तर मुगल काल में। लेटर मुगल काल में 17 महत्वपूर्ण शासक हैं, मात्र कितने हैं, 17 हैं, लेकिन सब नहीं आते हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम मध्यकालीन भारत में बात करें तो सल्तनत काल में 5 वंश, और ये क्रम से चल रहा है। जैसे और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब कनेक्ट ही करा रहे हैं तो अच्छे से करा देते हैं। आपने क्या देखा, अब लिखना बंद कर दीजिए, सब रिकॉर्ड है, मैं शेयर कर दूंगा, आप परेशान नहीं हुई है, थोड़ा समझ लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो यहाँ के शासक दाहिर थे, इन्हें पराजित कर दिया, और ये युद्ध था रावर का युद्ध, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहली बार इसने जजिया कर लगाया था, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, तो इसने क्या लगा दिया, जजिया कर। तो पूछा जाता है भारत में सबसे पहली बार जजिया किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम है। तुगलक मत बना देना इसको। अब ये कौन था, कहाँ से आया था, ये अरब से आया था। ऐसा ही पूछा जाता, पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकर्ता, फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेडर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अब ये गया, अब भारत पर आक्रमण का क्रम और तेजी से शुरू हो गया। अब अरब के बाद कौन आए भारत पर आक्रमण करने के लिए, अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन, गजनबी, ठीक है। गजनी से आए
बेसिकली अगर हम देखें तो महमूद गजनवी, लेकिन इससे पहले भी आक्रमण हुए हैं। तो कौन? सुबुक्तगीन, अलप्तगीन, ठीक है, लेकिन इनके कोई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो एक तरफ छोड़ दें। हम क्या याद रखें? देखो समझना, आक्रमण की हम बात करें तो एक किसका हो गया पहले? मोहम्मद बिन कासिम। फिर दूसरे महमूद गजनवी, ठीक है, एक दो बार नहीं 17 बार लूटा भारत को, लुटेरा था ये। फिर कौन? लिंक चली गई, आदेश लिंक भेज देना। मोहम्मद गौरी। क्रम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्रम बिगड़ा तो क्वेश्चन गलत। क्या क्या? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और यही गौरी छोड़ के जाएगा अपने दासों को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे गुलाम वंश की स्थापना। तो मतलब क्या शुरू हो जाएगा? सल्तनत काल। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा व्यवस्थित क्रम में चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हैं चीज़ें। लाइव में वॉइस क्लियर है बेटा? रिप्लाई करिए ज़रा। हाँ, तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं? देखो समझना आप, प्राचीन भारत हमारा शुरू होता है कहाँ से? स्टार्टिंग है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, इसके बाद महाजनपद काल। उनमें एक महान महाजनपद मगध सबसे शक्तिशाली, इसमें वंश बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, फिर कुषाण, और कुषाणों के बाद गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद में एक महत्वपूर्ण वंश, हमें सिर्फ महत्वपूर्ण से मतलब है इसलिए उन्हीं का क्रम बता रहे हैं, वर्धन वंश, या इसी को हम कहते हैं पुष्यभूति वंश। अब चूंकि ये भी शक्तिशाली शासक थे, जब जैसे ही इनका शासनकाल खत्म होगा, अब भारत पर जो आक्रमण होना शुरू हो रहे हैं वो कहाँ से शुरू होंगे? यहाँ से। तो ये पूर्व मध्यकाल जैसी स्थिति आ गई। तो मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण, इससे पहले भी आक्रमण हुए लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो ये पहला सफल आक्रमण, ठीक है। ये कहाँ से आया था? अरब से आया था। इसके बाद महमूद गजनवी एक दो बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 1025 AD, जब इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए 1178 से शुरू, ठीक है, 1178 से। हालांकि 1178 में जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, इसे हम अनहिलवाड़ का युद्ध भी कहते हैं, गुजरात का युद्ध भी कहते हैं, ये हार गया था पहली बार, और भीम सेकंड ने इसे हराया था। किसने हराया था? भीम सेकंड ने। लेकिन आप लोग जहाँ से देखते हैं एग्जाम में वो है तराइन के प्रथम युद्ध। तो 1191 में प्रथम, 92 में सेकंड, और 1194 में इसका चंदावर का युद्ध। ये तीन महत्वपूर्ण युद्धों में आते हैं, तराइन फर्स्ट, तराइन सेकंड और चंदावर, ठीक है। तराइन फर्स्ट और सेकंड में पहले में पृथ्वीराज चौहान इसे हरा देंगे, और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देगा, और फिर चौथे में चंदा दिखा देगा इनके ससुर जी को, क्योंकि ससुर जी ने मदद की थी गौरी की। इनके ससुर जी थे जयचंद्र, और इनकी पत्नी कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की, संयोगिता, सबने नाम सुना होगा। तो ये हो जाता है। अब गौरी जब जाता है, ये जो गौरी जाता है, समझना थोड़ा सा, जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि गौरी गया। अब जब ये गौरी गया तो इसने अपने 4 दास छोड़ दिए यहाँ पर। कितने दास? 4 दास, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके काम का कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे रह जाता है,
और यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो किसकी स्थापना करता है? गुलाम वंश की। तो अगर हम सही से देखें तो यहाँ से कौन सा पीरियड शुरू हो गया? सल्तनत पीरियड या सल्तनत काल। बहुत बुरी राइटिंग है, आप समझ लेना अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये सल्तनत पीरियड शुरू हो गया। अब ये जो सल्तनत काल शुरू हुआ तो पहला वंश हुआ गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, दूसरा होगा खिलजी, तीसरा होगा तुगलक, ता से तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी। पक्का? बोलो जल्दी से। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऐसे समझ लो गुलाम है, खिलखिला के हंस रहा है खिलजी, और खिलखिला के हंस के उसने तुगलकी फरमान जारी कर दिए, तो तीसरा तुगलक, चौथा, अब जब होता है ना कि आपने फरमाना, वो तो पागल सा व्यक्ति है तो बोलता है शायद शायद यानी सैयद, और फिर किसी के ऊपर अपना जो फरमान होता है ना वो लाद देता है तो लोधी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 वंश थे जो किसके अंतर्गत आते हैं आपके? पहला वंश कौन सा हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लोधी। खत्म। लोधी के बाद में आ जाएंगे बाबर भैया। तो बाबर आएंगे तो बाबर कौन सा वंश शुरू करेंगे? तो इसके बाद कौन सा होगा सल्तनत के बाद में? मुगल काल। मैं कम टाइम में आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो मुगल आ गए। मुगल में कौन आए यहाँ पे? तो बाबर आए। ये जो सल्तनत काल था बेटा ये 1206 से 1526 तक है। 1526 में आप सब ने सुना होगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और क्या शुरू कर दिया? मुगल वंश। तो मुगल कहाँ से शुरू? 1526 से। 1526 से लेके अगर हम बात करें तो 1857 तक। अगर हम मेन मुगल की बात करें तो 1526 से अब देखो 1707 तक ये 6 मुख्य मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 शासक। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अभी मुगल समाप्त नहीं हुए, उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल। तो 1707 से लेके कहाँ तक? 1857 तक। कौन सा काल? उत्तर मुगल काल। और यहाँ पे 1857। अच्छी बात ये उत्तर मुगल काल की कि बहादुर शाह से शुरू होता है और बहादुर पे ही ख़त्म हो जाता है। तो बहादुर शाह फर्स्ट से शुरू हुआ, सेकंड पे ख़त्म हो गया। इतना तो याद रख ही सकते हैं, बहादुर फर्स्ट और बहादुर सेकंड। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने शुरू किया, सेकंड ने समाप्त कर दिया। कौन सा पीरियड? लेटर मुगल पीरियड। बात समझ में आ रही है? तो ये अब इसके बाद अंग्रेज पूरे तरीके से प्रभावशाली हो गए 1857 की क्रांति के बाद में। फिर 1947 तक हमारा क्या चलेगा? अंग्रेजों का कॉलोनियल, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल ही रहा है वो तो। हालांकि देखो अभी से नहीं, अंग्रेजों का जो सही टाइम पीरियड है वो 1757 से शुरू होता है जब वो प्लासी का युद्ध जीतते हैं, और वास्तविक रूप में वो 1764 का जब बक्सर का युद्ध जीतेंगे। तो अगर हम देखें तो 1757 से लेके 1947 कितने साल होते हैं? अरे 17 2 19, 190 साल। 1947 तक थे तो 190 साल तो अंग्रेजों ने एकदम दबा के शासन किया भारत पर। इसीलिए क्या बोलते हैं 200 सालों तक। तो 200 का मतलब क्या है? 1757 से लेके 1947 तक जो अंग्रेजों का पीरियड है ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड है, जहां अंग्रेज वास्तव में सत्ता के रूप में शासन कर रहे थे। इससे पहले भी अंग्रेज थे, लेकिन वो किसके रूप में थे? ट्रेडर्स या व्यापारी के रूप में। 1757 के पहले अंग्रेज उतने प्रभावशाली नहीं थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि जब प्लासी जीतेंगे तो बंगाल जीतेंगे, और बंगाल जीतेंगे तो सत्ता स्थापित करेंगे। बात समझ में आ रही? ये है पूरे भारत का एक ओवरव्यू। रिपीट करें जल्दी जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता, इधर से एक और, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा इतिहास एक बार में। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल 1500 से 600, फिर महाजनपद काल 600 BC से, फिर मगध, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त काल, वर्धन वंश। ठीक है, पूर्व मध्य काल में एंटर करेंगे।
पूर्व मध्यकाल में एंटर किए तो कहाँ से शुरू होगी कहानी? मोहम्मद बिन कासिम का अरब आक्रमण, फिर इसके बाद गजनवी, फिर गौरी, और गौरी के जाने के बाद कौन सा काल? सल्तनत काल। सल्तनत काल में 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 1526 में इनका किस्सा खत्म। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर भैया आ गए। बाबर यानी मुगल काल 1526 से लेके 1857 तक ओवरऑल। अगर हम मुख्य मुगल में बात करें 1526 से 1707 तक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका काल। फिर इसके बाद उत्तर मुगल बहादुर शाह फर्स्ट से बहादुर शाह सेकेंड तक। तो इस तरीके से, और फिर पूरे तरीके से अंग्रेज तो प्रभावी हो ही गए थे 1757 से। ये एक ओवरव्यू है आपके पूरे इतिहास का। और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, दुनिया जहाँ की चीज़ें एक तरफ, और अगर हम बोलें ये इतिहास एक तरफ। 1757 से 1947, थोड़ा और अगर हम इसमें ऐड कर दें 1950, सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला इतिहास यही है। और मज़ेदार बात यह है कि सबसे सरल इतिहास भी यही है। तो इस चीज़ को और आप दिमाग में रखिएगा कि एग्ज़ाम में यही आता है, और इसको भी और प्यूरीफाई कर दें हम अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये और अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट में भी अगर हम और जाएं कि एक्सट्रीम लेवल पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा, तो ये वाला कांग्रेस के गठन से लेके 1950 में भारत के संविधान बनने तक का इतिहास। यहाँ से हर एक साल के गुजरते हुए स्पेशली और 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। कहाँ तक? बस कांग्रेस बन गई फिर कुछ नहीं आता। अब इसे हम और क्या प्यूरीफाई कर रहे हैं? बस कांग्रेस बनी एक इम्पॉर्टेंट घटना है 28 दिसंबर 1885। 1905 से 1950 ये 45 साल जो है ना, पूरा इतनी, मतलब आप समझ रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता कब की? 2500 बीसी के आसपास, 1750 मतलब 2350 जिसे हम ऑथेंटिक ईयर मानते हैं। 2500 बीसी से जीरो 2500 साल, और 2500 साल से हम कहाँ आए? लगभग 2000 साल। आज हम 1950 2000 में ही हैं हम। तो इन अगर हम देखें पूरे कितने 4500 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? ये 50 साल का 45 साल का इतिहास। तो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बसा के रखना कि ये इतिहास छूटना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर ये इतिहास हमारा छूटा तो हमारा डब्बा गोल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्रम समझ में आ रहा है कि किस तरीके की चीज़ें हैं, कहाँ से कहाँ तक कौन सा आता है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये क्रम आपने बना लिया क्या? एक मिनट में बनवा देता हूँ क्योंकि भूल जाते हैं फिर आप लोग बाद में। कहाँ से ये बनाया? पहले तो सातवाहन के शिमुख, यहाँ तक हो गया कुषाण, और कुषाण के बाद में क्या आए? गुप्त। ये हम ऑलरेडी बनवा चुके थे गुप्त का, ठीक है। इसको आप बना लीजिए थोड़ा सा, जिससे दिमाग में क्लियर रहे कि प्राचीन भारत कहाँ से कहाँ तक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 712 के पहले का, मतलब क्या? अरब आक्रमण से हम मध्यकालीन भारत में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से अरब आक्रमण के पहले या 712 एडी के पहले तक का इतिहास किसमें काउंट करते हैं हम इसे? प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। और इसके बाद मध्यकालीन भारत या मिडाइवल पीरियड, तो कहाँ से? मतलब वास्तव में देखा जाए तो ये मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण 712 एडी से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 तक का इतिहास क्या कहलाता है आपका? मध्यकालीन भारत या मिडाइवल इंडिया। और इसके बाद आधुनिक भारत, तो 1707 से, यानी वही कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो इतिहास शुरू होता है और कहाँ तक? 1947 तक का इतिहास भारत की स्वतंत्रता का, इसे हम आधुनिक भारत के नाम से या मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? इन 3 चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ये आप चाहें तो एक क्रम आप बना सकते हैं। ये पूरे प्राचीन भारत के ओवरऑल वंश हैं, जिसके अंतर्गत, मतलब वंश क्या, पूरा इतिहास है जो हमें पढ़ना होता है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता,
इसको हम क्या नाम देते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर दूसरा है वैदिक पीरियड, वैदिक काल। तीसरा जो आता है वो महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल, और इसमें फिर मगध, और इसके बाद फिर आगे चलते जाते हैं हम बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्यशुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, गुप्त और वर्धन। तो यहाँ तक की चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं।